पेंशन ने महाकुंभ तक पहुंचाया। नरेंद्र जी और उषा जी की शादी के 40 साल हो गए थे। नरेंद्र जी अब रिटायर हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहने लगा था। नरेंद्र जी और उषा जी का एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें उनका बेटा, बहू और पोता भी शामिल थे। एक बेटी थी जो उसी शहर में रहती थी। उसकी शादी हो गई थी। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद बेटे और बहू का व्यवहार नरेंद्र जी और उषा जी के लिए बदलने लगा था। उषा जी ने घर का पूरा काम संभाल लिया था और अपने पति की देखभाल भी वह स्वयं ही करती थीं। उषा जी बहू के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थी, लेकिन खुलकर नरेंद्र जी के सामने भी अपनी बात नहीं कह पा रही थीं। एक दिन उषा जी नरेंद्र जी के लिए हलवा बना रही थीं ताकि उनके शरीर को ताकत मिल सके। जैसे ही उषा जी हलवा में घी डालने लगी, तभी बहू प्रिया वहां आ जाती है और एक झटके के साथ घी का डब्बा छीनते हुए बोलती है, आपको पता भी है, घर के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप दोनों की दवाइयाँ के खर्च अलग। कितनी महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा अंदाजा भी है आपको? और आप दोनों को इस उम्र में भी घी चाहिए, प्रिया ने मुंह बनाते हुए बोला। उषा जी बोली, पापा को तुम्हारे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा हलवा में थोड़ा घी डाल देती हूँ। प्रिया आधी चम्मच घी डालते हुए बोली, आज के बाद मेरे बिना पूछे कुछ भी हाथ नहीं लगाइएगा। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। उषा जी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए जैसे ही उषा जी हलवा लेकर कमरे में पहुंची, तो देखा नरेंद्र जी गेट पर ही खड़े थे। उषा जी समझ चुकी थी नरेंद्र जी सारी बातें सुन चुके थे। उषा जी ने धीरे से कहा, आप बैठ जाइए, हलवा खाइए, आपको इससे ताकत मिलेगी। नरेंद्र जी चुपचाप हलवा खाने लगे, पर उनका मन कहीं न कहीं उदास था। रोज रोज अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए देख उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हलवा खाने के बाद नरेंद्र जी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे, मेरी पेंशन मिलने के बावजूद भी एक एक चीज को हम दोनों तरस रहे हैं। अभी तो मैं अपनी पूरी पेंशन घर में देता हूँ, तब बहू का यह हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो यह लोग ना जाने क्या हाल करते हमारा। ऐसे ही दिन कटने लगे थे दोनों के। जब नरेंद्र जी थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे, तब नरेंद्र जी और उषा जी वॉक पर जाने लगे थे। एक दिन जब नरेंद्र जी और उषा जी सोसाइटी के पार्क में बैठे थे, तभी उनके उम्र के श्यामलाल जी और उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गए। श्यामलाल जी बोले, भाई साहब, सोसाइटी के राधे श्याम जी, उनकी पत्नी और हम दोनों महाकुंभ प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ हम संगम में स्नान करेंगे, सोचा आपको भी पूछ लूँ। अगर आप दोनों भी चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सब साथ चलेंगे तो मज़ा आएगा। श्यामलाल जी उत्साहित होते हुए बोले, क्यों, सही कहा ना मैंने नरेंद्र जी। नरेंद्र जी और उषा जी दोनों एक दूसरों को चिंता भरी नज़रों से देखने लगे। उषा जी बोली, भाई साहब, मन तो बहुत है, लेकिन कहते कहते चुप हो गई। इस पर श्यामलाल जी की पत्नी बोली, लेकिन क्या भाभी जी, आप दोनों बेटे बहू पर निर्भर थोड़े ही हो। भाई साहब की अपनी पेंशन है, आपको किसी से पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं है। तभी बात को संभालते हुए नरेंद्र जी ने कहा, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी जी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम दोनों जरूर जाएंगे। अरे 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? क्यों श्यामलाल जी, कहकर नरेंद्र जी ने बात खत्म की। घर जाकर नरेंद्र जी और उषा जी अपने कमरे में महाकुंभ जाने की बात कर रहे थे कि प्रिया अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। प्रिया उनके कमरे में आई और चिल्लाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है महाकुंभ जाने की, घर के वैसे ही खर्च बढ़ते जा रहे हैं, पैसे लगते हैं घूमने फिरने में, और शर्म नहीं आएगी आप लोगों को लव बर्ड की तरह इस उम्र में घूमने फिरने में? चुपचाप घर में बैठे रहिए, कहीं घूमने नहीं जाना है। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। प्रिया की बातें सुन दोनों सुनते रह गए। बहू की बातें दोनों को तीर के समान चुभ रही थी।
उन्हीं के पैसों से बहू उनको ही रौब दिखा रही थी। कुछ देर बाद दुखी होते हुए नरेंद्र जी ने बोला, उषा जी, आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी, हम दोनों को घूमने फिरने का कितना शौक था, लेकिन घर के खर्च, माता पिता की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ देखना था। उस वक्त हमारे पास अपना घर भी नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। सोचते थे बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं बस। कभी बच्चों की फीस, कभी जमीन के लिए लोन, तो कभी पढ़ाई के लिए लोन। सारा जीवन इसी भाग दौड़ में निकल गया और इस भाग दौड़ में अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छा सब दबाते ही रहे। अब जब दिन आए थे अपनी इच्छाएं पूरी करने के, तब बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। तुम सारा दिन काम करती हो घर की, और मैं रिटायर होने के बाद से अपनी सारी पेंशन बेटे बहू के हाथ में लाकर रख देता हूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? बहू आए दिन हमें सुनाती रहती है और हमारा बेटा, वह भी बहू का ही साथ देता है। उषा जी उदास स्वर में बोली, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जी? अब यही हमारी किस्मत है। घर में शांति रखनी है तो बस चुपचाप हमें यह सब झेलना पड़ेगा। नरेंद्र जी गुस्से में बोले, नहीं उषा, अब और नहीं। अब हम अपने लिए जिएंगे और अपनी मर्जी से जिएंगे। जो करना है करेंगे। अगले दिन नरेंद्र जी नाश्ता करने के बाद सीधे एटीएम पहुंच जाते हैं। एटीएम से आधे से ज़्यादा पेंशन निकालकर वह सीधे श्यामलाल जी के घर जाते हैं और अपनी पत्नी के महाकुंभ जाने की पूर्ण सहमति के साथ कुछ एडवांस भी दे आते हैं। घर लौटते समय अपने साथ उषा जी के लिए काजू बर्फी खरीद लिया और घर लौट आए। उधर उषा जी कब से उनके इंतजार में बैठी थीं। उन्हें चिंता हो रही थी कि नरेंद्र जी कहाँ चले गए। अरे कहाँ थे आप इतनी देर से? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, उषा जी ने चिंतित स्वर में कहा। नरेंद्र जी ने मिठाई का डब्बा उनको पकड़ाते हुए कहा, उषा जी, हम दोनों महाकुंभ जा रहे हैं, फाइनल हो गया। नरेंद्र जी बोले, मैं एटीएम गया और वहां से कुछ पैसे निकाले। उसके बाद श्यामलाल जी के घर गया और उनको बोला कि हम दोनों जरूर जाएंगे, इसलिए उनको कुछ एडवांस भी दे आया हूँ। यह सब सुनकर उषा जी घबराते हुए बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? हमारा जाना बेटे बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बहू न जाने क्या क्या बोलेगी, और अपने पेंशन के आधे पैसे भी खर्च कर दिए। अब दोनों न जाने क्या क्या सुनाएंगे। नरेंद्र जी बोले, मेरी पेंशन है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। सारे पैसे बेटे बहू को देने के बाद भी हमें बेइज्जती ही मिलती है। अब पूरी पेंशन खुद पर खर्च करके भी देख लेते हैं क्या होता है। हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। उषा, तुम डरो मत। कुछ दिनों बाद जब बेटे बहू को पैसे नहीं मिलते हैं, तो एक दिन बेटा चिल्लाते हुए आता है और कहता है, पापा, यह क्या मैं सुन रहा हूँ कि आपने अभी तक पेंशन के पैसे प्रिया को नहीं दिए? आपको पता है हमें घर के खर्च चलाने होते हैं। उषा जी थोड़ा सकुचाते हुए कहती हैं, दरअसल बेटा, हम महाकुंभ जा रहे हैं। इतना कहना था कि प्रिया चिल्लाते हुए आई और बोलने लगी, अरे मैं बताती हूँ सब कुछ। आपके माँ पापा को घूमने का शौक चढ़ गया है, दोनों घूमने जा रहे हैं, इसलिए पैसे नहीं दिए। नरेंद्र जी बोल पड़े, बेटा, दरअसल बात यह है कि सोसाइटी से कुछ लोग महाकुंभ जा रहे हैं। तेरी माँ और मेरा भी बहुत मन था वहां जाने का। जिम्मेदारियां के बोझ तले अभी तक कहीं कभी भी नहीं जा पाए, इसलिए सोचा अब चले जाते हैं। नरेंद्र जी की बात को बीच में काटते हुए अमन बोल पड़ा, आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? दूसरे लोगों को कुछ भी करते देखा नहीं कि वही करना है आप लोगों को? और मुझसे पूछे बिना बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? चुपचाप घर में रहिए। इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो कहीं बीमार पड़ गए तो हमें ही सेवा करनी पड़ेगी।
नरेंद्र जी बोल पड़े, वाह बेटा, जब सारा दिन तुम्हारी माँ किचन में खड़ी रहती है, पूरे दिन घर के काम करती है, तब तुम्हें नहीं लगता कि माँ बीमार पड़ जाएगी? अगर हम घूमने चले जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अमन चिल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं जानता मैं। आप श्यामलाल अंकल को मना कर दीजिए और जो एडवांस देकर आए हैं वह वापस लेकर मुझे दे दीजिए। गुस्से में अमन और प्रिया कमरे से बाहर चले जाते हैं। इधर उषा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उषा जी बोली, सुनिए जी, मुझे लगता है आपको प्लान बदल लेना चाहिए। देखिए कितना हंगामा हो रहा है, ऐसे में हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये लोग ऐसी जली कटी सुनाकर जीते जी मार देंगे। तब नरेंद्र जी बोले, तुम चिंता मत करो उषा, इन लोगों को जितना कहना था, जो करना था कर लिया। खुद के खर्चों पर इनका खुद कोई कंट्रोल नहीं है और हमारे खर्च इनको बहुत दिखते हैं। हमारा खाना पीना, हमारे खर्च इनको बहुत दिखते हैं। इनके कारण हमारी बेटी भी नहीं आती कि वे लोग कलह करेंगे। लेकिन अब बस, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना, वरना ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएंगे हम। अगली सुबह जब उषा जी रसोई में चाय बना रही थी, तभी उनकी बेटी सिया का कॉल आया। सिया बोली, माँ कैसी हो? पापा बता रहे थे कि आप दोनों महाकुंभ जा रहे हो। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पापा ने कहा मैं आप दोनों को बाजार ले जाकर थोड़ी शॉपिंग करा दूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आती हूँ, तब चलते हैं। सिया ने एक साथ ही सब कह दिया और फ़ोन रख दिया। सिया आ रही है हमें शॉपिंग करवाने। उषा जी ने जैसे ही नरेंद्र जी को यह बात बताई, अमन सारी बातें सुन रहा था और भड़कते हुए बोला, आपकी लाडली आ रही है, उसे बोलो कि वह यहाँ ना आए वरना। तभी नरेंद्र जी गुस्से में बोले, सिया आ रही है और वह जरूर आएगी। तुम लोगों के रूखे व्यवहार से बेचारी कभी यहाँ खुद ही नहीं आती। बस अब मैं और उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब से न तुम मेरी और ना ही मेरी पत्नी की बेइज्जती कर सकते हो। इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि आज से तुम दोनों मेरे घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों यह घर छोड़ दो जितना जल्दी हो सके। इतने में प्रिया बोली, अगर हमें आप लोग निकाल दोगे तो इतने बड़े घर की देखभाल और बुढ़ापे में आप दोनों की देखभाल कौन करेगा? वैसे भी हम बेटा बहू हैं आपके, हमें आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अरे बेटा, अभी तो हम दोनों के हाथ पैर चल रहे हैं और जब सामर्थ्य नहीं रहेंगे तो किसी को रख लेंगे अपनी सेवा करने के लिए। मेरी पेंशन मेरे और मेरी पत्नी के लिए काफ़ी है। रही बात बड़े घर की, तो घर की देखभाल के लिए हम काम वाली बाई लगा लेंगे और तो और ऊपर वाले कमरे किराए पर देकर आराम से बैठकर खा सकते हैं। इसलिए तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता तो बिल्कुल मत करो। नरेंद्र जी के मुंह से यह सब बात सुन अमन और प्रिया दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पापा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र जी ने बोला, चलो उषा, सिया आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। कहते हुए नरेंद्र जी ने उषा जी का हाथ पकड़ा और कमरे में चले गए। थोड़ी देर में दोनों सिया के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। आज नरेंद्र जी और उषा जी ने दिल खोल कर शॉपिंग की। आज एक सलवार सूट उन्होंने सिया को भी दिलवाई। शॉपिंग करवाने के बाद सिया ने मम्मी पापा को कैब करवा दी
और खुद ससुराल चली गई। जाते समय उषा जी ने बेटी के हाथ में 2000 रुपये भी थमा दिए। आज उनके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। जब से नरेंद्र जी रिटायर हुए थे तब से उषा जी 500,000 रुपये भी अपने मन से खर्च नहीं कर पा रही थी। सारे पैसे प्रिया अपने पास रखती थी और वो ही अपने हिसाब से खर्च करती थी। उषा जी सोचने लगी कि कैसे अपने नाती के बर्थडे पर वह कुछ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि प्रिया ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। तब उषा जी को अपनी चेन बेचनी पड़ी थी, क्योंकि बेटी के ससुराल की बात थी। कुछ ही देर में जब दोनों घर पहुंचे तो घर का वातावरण शांत था। प्रिया किचन में खाना बना रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब कुछ कहेगी तो उसके ससुर जी भी उसे 2-4 बातें और सुना देंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। 2 दिन बाद दोनों को निकलना था, इसलिए अपने बेटे बहू को बुलाकर नरेंद्र जी ने कहा, तो क्या फैसला लिया है तुम दोनों ने? कब खाली कर रहे हो मेरा मकान? हमें निकलना है और हम लोगों को वहाँ 10 दिन लग जाएंगे। हम लोग अब अयोध्या भी घूमकर ही आएंगे। तब तक तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। दोनों बेटा और बहू नरेंद्र जी के पैरों में गिर गए और बोले, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जहाँ घूमना है, जहाँ जाना है जाइए, जैसे रहना है रहिए, जैसे खाना है खाइए, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। आपको तो पता है पापा कि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है जो मैं किराए पर मकान भी लूं। नरेंद्र बोला, माँ आप ही पापा को समझाइए ना। माँ आज के बाद प्रिया ही घर के काम करेगी, आप कुछ मत कीजिएगा। हाँ मैं घर के सब काम करूँगी और अब हम दोनों आपके किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बस हमें घर से जाने के लिए मत कहिए, प्रिया ने रोते हुए कहा। नरेंद्र जी बोले, ठीक है तो अब से पेंशन मेरे ही हाथ में रहेगी। वह मेरी मर्जी होगी कि मुझे किसको कितना देना है। हम लोग बूढ़े हो गए तो क्या हमारे कोई अरमान नहीं है? पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे बुढ़ापा आते ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और हाँ, हमारे किसी भी काम में अगर कोई हस्तक्षेप हुआ तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नरेंद्र जी ने रौबदार आवाज़ में कहा। तब दोनों बेटे बहू जी पापा करके अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह प्रिया उषा जी के जागने से पहले ही जग गई और उषा जी और नरेंद्र जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए नाश्ता बनाया। फिर दोपहर में उषा जी के साथ उनकी पैकिंग में भी मदद की। आज उषा जी को पहली बार बहू का सुख मिल रहा था। यह सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन दोनों खुशी खुशी महाकुंभ के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।